नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो टीएनसी के माध्यम से पहुंच जाता है। और ये सीरीज जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 से शुरुआत की थी और उसको हमने जो है वो होल ईयर चलाना है। हर एक दिन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कितना भी बड़ा टॉपिक हो हम उसको जो है वो कंसाइज करके छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो स्किप कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, उन सबको जो हम पढ़ेंगे। और ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि हम जो है वो उसको कंठस्थ समझेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ना ही जो है हमारे पास में मकसद नहीं है, बल्ककि वो सारे कंसेप्ट क्लियर करना जो है वो हमारे पास में एम रहता है। आप इसके कंटिन्यूस जो है वो नोट्स बनाइए। पूरे साल के अंदर जो है वो आपके पास में पूरे 365 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो एक गाइड बन जाएगी, एक बुक बन जाएगी दोस्तों। और वो बुक जो है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी और आगे भी। जो भी कैंडिडेट नोट्स बना रहे हैं वो डायरेक्ट टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मुझे जो है वो कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर इसमें हम और ज्यादा जो है वो क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो भी मैं सजेशन जो है वो दे देता हूं टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से आप बनाइए, उसमें क्या चीज ऐड करनी है वो सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। आप अगर 2 कदम चलेंगे तो मैं आपके लिए 10 कदम चलने के लिए जो है वो तैयार हूं। क्लियर है? और पढ़ने का तरीका हमारे पास में बिल्कुल स्मूथ और कंसाइज रहता है, बिल्कुल फ्लो। जैसे जिस तरीके से एक शीतल जल में जो है वो नाव चलती है वैसे वैसे जो है हम पढ़ाई करेंगे। तो इसी कड़ी में जो है वो आज ही क्लास लेते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं। आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जैसे नाम से पता चला, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन और एनर्जी का जो है वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आज जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अंदर जो है बेसिकली हम जो है वो 2 डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास में क्वाशिकोर और एक होता है मेरास्मस। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से आते हैं कि क्वाशिकोर जो है वो कैसे होता है या मेरास्मस जो है वो कैसे होता है, किसके अंदर फैटी लीवर होता है, किसके अंदर फैटी लीवर नहीं होता है, किसके अंदर जो है वो हमारे पास में ब्रिटल जो है वो हेयर प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर जो है वीकनेस होगी, किसके अंदर जो है वो एडिमा प्रेजेंट होगा। सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में क्वाशिकोर और मेरास्मस में आते हैं। कौन से एज ग्रुप में कौन सी चीज जो है वो अफेक्ट करेगी, कौन सा प्रोटीन की वजह से होगा, कौन सा कैलोरी की वजह से होगा। मतलब कुल मिला के हम जो है वो कंसंट्रेट करेंगे हमारे पास में क्वाशिकोर्स और मेरास्मस पे, और साथ के साथ जो है उसको बहुत अच्छे और डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, एडिमा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है ना, कोई भी चीज का जो है, क्योंकि डायरेक्ट रटना जो है वो हमारा मकसद नहीं है, समझना जो है वो हमारे पास में जो है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्वाशिकोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मेरास्मस के बारे में पढ़ेंगे, दोनों की इटियोलॉजी देखेंगे, फिर दोनों के जो है हम साइन सिम्टम्स देखेंगे, फिर उसके बाद में जो है हम दोनों के डिफरेंशिएट देखेंगे। और फिर हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आएगा जिसमें मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से जो है उससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना होना चाहिए, कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीजें। देन उसके बाद हमारे पास जो है मैनेजमेंट आता है कि कैसे कैसे जो है वो डाइट लेनी है, और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, कमर की पेटी जो है बांध लीजिए और आगे जो है बढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की। तो इसकी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो है बहुत इजी है। शॉर्ट फॉर्म में जो है वो यहां पे लिखा था PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन का, और प्रोटीन ज्यादा ही कम हो जाएगा तो फिर एनर्जी का जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको हम कहेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये जो है हमारे पास में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास में बहुत सारी जो है वो डिजीज में प्रॉब्लम, बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आती है। इसमें डेफिशिएंसी प्रोटीन की भी हो सकती है, एनर्जी मतलब कैलोरी की भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है। ठीक है, उनको 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ेंगे। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इट इज ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। क्या है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, कोई ट्रॉमा नहीं हो रहा है, कोई इंजरी नहीं हो रही, ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, यानी कि न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं जो है वो कमी आ रही है। ठीक है, इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, एनर्जी यानी कि कैलोरी, और बोथ, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैलोरी की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर दोनों की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। इट इज प्राइमरी अफेक्ट, ये जो है वो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? इन्फेंट्स को। अब इन्फेंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इन्फेंट होते हैं 28 दिन से, या दूसरे शब्दों में कहे 1 मंथ से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, 1 महीने का जो बच्चा होता है या 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं नियोनेंट। इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अर्ली नियोनेंट और लेट नियोनेंट।
अर्ली नियोनेट होता है 0 से लेके 28 दिन का बच्चा, यानी कि 0 से लेके 28 दिन का जो बच्चा होता है इसको हम बोलते हैं नियोनेट, ठीक है। और ये नियोनेट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 0 से लेके 7 तक का होता है उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और उसके बाद में 7 से लेके 28 डेज तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लेट नियोनेट, राइट। अब उसके बाद में जो 28 दिन है, 28 डेज मान लो या फिर 1 मंथ मान लो, तो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। अब उसके बाद में 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स का जो बच्चा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में टोडलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी है, ये आपको जो है वो सब चीजें पता है। तो ये प्राइमरीली जो है वो किसको अफेक्ट करती है, इन्फेंट्स को। इन्फेंट इन द सेंस कि 28 डेज से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा है उनमें अफेक्ट करती है। चिल्ड्रन में हमारे पास में बाकी सारी चीजें आ गई, 3 ईयर्स का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, इस सबको जो हम चिल्ड्रंस की कैटेगरी में रख देते हैं। एंड एल्डरली इंडिविजुअल, ठीक है, उससे भी ज्यादा उम्र का 12 साल का जो है वो इसमें होता है। इससे क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट रीजन, ठीक है, इन द अंडर डेवलपमेंट रीजन बट कैन आल्सो अकर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विथ क्रोनिक इलनेस, यानी कि बेसिकली जो है वो किसको अफेक्ट करता है, इन्फेंट्स को करता है, चिल्ड्रंस को करता है, या एल्डरली इंडिविजुअल को करता है, जिससे की वजह से जो है वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। लेकिन कभी कभी सीरियस कंडीशन में जो है वो हॉस्पिटल में भी जो है वो आने की जरूरत पड़ जाती है अगर क्रोनिक इलनेस हो गया है तो। क्लियर है। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 2 कैटेगरी बेसिकली पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम क्वासिकोर्स, एक पढ़ेंगे हम मेरास्मस, यानी कि एक होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से और एक होता है हमारे पास में जो है वो कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से। क्लियर है। अब ये कौन कौन सा किस्म होता है वो आगे जो हम बढ़ेंगे। एक कैटेगरी और आती है दोनों की मिक्स्ड अप है, जो कि बहुत कम जो है वो देखने को मिलती है, बहुत रेयर केस में जो है वो देखने को मिलती है। बाकी या तो जो है वो क्वासिकोर्स होगा या फिर जो है हमारे पास में मेरास्मस होगा। तो 1 बाय 1 करके जो है हम ले लेते हैं। तो अब आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को जो है वो कितने टाइप से जो है वो डिवाइड किया गया है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को जो है बेसिकली 3 टाइप से जो हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला क्वासिकोर्स, दूसरा मेरास्मस और तीसरा मिक्स्ड। समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 कैटेगरी को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को जो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली चीज क्वासिकोर्स जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, सेकंड आता है हमारे पास में मेरास्मस जो कि कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और तीसरा आता है मिक्स्ड जो कि दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो 1 बाय 1 करके जो है उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला आ गया हमारे पास में क्वासिकोर्स, ठीक है। क्वासिकोर्स जो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से जो है वो डिजीज होगी, वो होगी हमारे पास में क्वासिकोर्स। अब देखो इट इज कॉज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ये याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो है वो क्या होता है, क्वासिकोर्स, और कैलोरी की डेफिशिएंसी से जो है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास में मेरास्मस। तो इट इज कॉल्ड बाय सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी बट विद द एडुकेट और नियर एडुकेट कैलोरी इंटेक्ट, यानी कि मेजर तो जो है वो सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी से होगा और एडुकेट या थोड़ा सा एडुकेट के आसपास जो है वो कैलोरी इंटेक होगा। कैलोरी इंटेक जो है वो इतना ज्यादा जो है वो इसमें अल्टर्ड नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो इसमें सीवियर होती है। देन कॉमनली इन चिल्ड्रंस, ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 to 3 ईयर्स के बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि चिल्ड्रंस या हम कहें टोडलर्स में जो है वो सबसे ज्यादा होती है। 0 से लेके 3 ईयर्स के बच्चों में सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड स्पेशली आफ्टर वीनिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलेगी, जो बच्चे या जो बच्चों का एज ग्रुप 1 साल से 3 साल के बीच में उनमें देखने को मिलेगी, और जो बच्चे मां का दूध छोड़ के वीनिंग पे आ रहे हैं। वीनिंग क्या होती है दोस्तों, वीनिंग होती है कि बाकी दूध के अलावा जो चीजें इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं 6 महीने बाद वीनिंग प्रोसेस होती है, कई जो है वो जगह पे इसको फंक्शनल के रूप में भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम करते हैं बाकी दूध को हटा के जो है बाकी बाहर का खाना, बाहर इन द सेंस घर का खाना जो है वो दिया जाता है, वो होती है वीनिंग प्रोसेस। तो बेसिकली जो है वो 1 से 3 साल के बच्चों को अफेक्ट करती है, लेकिन जो बच्चे माँ का दूध छोड़ के जो है वो किस पे आते हैं, बाकी खाने पीने पे आते हैं, उनमें ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। साइन सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स की जो है वो हमारे पास में आ जाती है। सिम्टम्स अच्छे तरीके से याद रख लो, हालांकि इसके बाद हम इसका दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से जो है उसको देखेंगे। सबसे मेन सिम्टम्स होता है दोस्तों स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, और वो किसकी वजह से होगा, वो होता है दोस्तों एल्बुमिन लेवल की वजह से, यानी कि ये बेसिकली जो है वो किसमें अफेक्ट करता है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी करें तो ये बेसिकली जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो बेसिकली जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो कौन करता है, लीवर करता है। अब लीवर के पास में जो है वो डेफिशिएंसी नहीं है, सॉरी डेफिशिएंसी है,
लीवर के पास में जो हो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए कोई चीज है नहीं है। अब वो क्या करेगा कि ज्यादा ग्रोथ करेगा, ज्यादा काम करेगा। अब ज्यादा काम करेगा तो वहां पे क्या होगा कि इनलार्जमेंट होगा, हिस्टोमेगेली होगा, यानी कि साइज जो है वो लीवर की बढ़ जाएगी। तो देखो क्या प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो उसको ज्यादा काम करना पड़ा, ज्यादा काम करना पड़ा तो वहां पे लीवर की साइज जो है वो बढ़ गई, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हेपेटोमेगेली कहेंगे। अब देखो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो आपको पता है कि प्रोटीन जो हमारे पास में जो हो टिश्यू ग्रोथ के लिए तो जरूरत होती है, बाकी सारी चीजों के लिए भी जरूरत होती है। अगर हम ब्लड की बात करें, ठीक है, तो 2 प्रकार की जो हो प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि टोटल जो हो वो 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे हमारे पास में ब्लड वाला है, अगर मैं एग्जांपल की कहूं तो ब्लड वाले पार्ट में 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो हो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ब्लड सेल्स होती है। अगर इसी को डिटेल से लगेंगे तो पूरी क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। हमारे पास में 55% जो हो प्लाज्मा होता है और उसके बाद में जो है वो 45% जो है वो ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास में इसको सेंट्रीफ्यूगल करने के बाद में ये तो हो गए हमारे पास में ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऊपर बच गया हमारे पास में दोस्तों प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में ये हो गया हमारे पास में 55% जो है वो सिर्फ प्लाज्मा होती है और ये जो है हमारे पास में 45% जो है वो ब्लड सेल्स होती है। ये प्लाज्मा की बात करें तो ओनली 91% तो जो 92% तो जो है हमारे पास में क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, वाटर ही होता है इस प्लाज्मा के अंदर। बाकी 7% जो है वो उसमें होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन और बाकी 1 में जो है वो अदर सब्सटेंसेस आते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास में 100%, 92% हो गया हमारे पास में दोस्तों वाटर हो गया। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये बेसिकली जो है वो 3 प्रकार की प्रोटीन है। कौन कौन सी? एक होती है एल्बुमिन, ठीक है, दूसरी होती है ग्लोबुलिन और तीसरी होती है हमारे पास में दैट इज आर क्लोटिंग प्रोटीन, जिसमें बेसिकली जो है वो फाइब्रिनोजन आता है। कई बार यहाँ पे जो है वो क्लोटिंग प्रोटीन की जगह फाइब्रिनोजन ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन मेजोरिटी रूप में प्रेजेंट होती है, इसीलिए। अब देखो ये एल्बुमिन और ये ग्लोबुलिन ये मेन इंपॉर्टेंट है। एल्बुमिन अप्रोक्सीमेटली 54% होती है, ग्लोबुलिन जो है वो 38% होती है। तो ये ग्लोबुलिन तो क्या करती है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है। क्या करेगी? इम्यूनिटी में हेल्प करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो ये प्रोटीन का काम तो ये हो गया। अब देखो अगर हमारे पास में क्वाशिकोट हो जाएगा तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। क्यों कमजोर हो जाएगी? क्योंकि ग्लोबुलिन में नहीं बनेगा, तो ग्लोबुलिन में नहीं बनेगा तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, तो हम जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन ज्यादा आ जाएंगे, हम ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। सेकंड चीज, एल्बुमिन भी कम होगा, क्योंकि प्रोटीन कम हो रही है तो एल्बुमिन भी कम होगा। एल्बुमिन कहां से निकल रहा है? प्रोटीन से तो निकल का है, या प्रोटीन पार्ट ही तो एल्बुमिन। अब एल्बुमिन कम होगा तो ये एल्बुमिन क्या करता है दोस्तों हमारे पास में, ये एल्बुमिन जो है वो हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर उसको मेंटेन करता है। 2 प्रकार के जो है प्रेशर आते हैं, एक होता है हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर, एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? एल्बुमिन के द्वारा। या सीधे शब्दों में कहें कि ये ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन मेंटेन करती है। और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कौन मेंटेन करता है? वाटर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो जो है वो कम ज्यादा हम जैसे पानी पिएंगे कम पिएंगे उसी हिसाब से जो है मेंटेन होता है, लेकिन ये ऑनकोटिक प्रेशर है वो एल्बुमिन की वजह से होता है। अब एल्बुमिन कम हो गया, एल्बुमिन कम हो गया तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। तो दोस्तों अगर ब्लड वेसल्स में, अगर हम कहें ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा जो है वो इससे बाहर निकलेगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये फ्लूइड को बाहर भेजेगा, ठीक है, या बाहर चला जाता है, पकड़ के नहीं रख सकता, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? एडिमा हो जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि कोई पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर का है और बहुत ज्यादा सीवियर एडिमा है, पूरी बॉडी में एडिमा है। अब एडिमा होता है तो एडिमा को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम डाययूरेटिक थेरेपी वो तो देते ही देते हैं, साथ के साथ अगर आपने उसको एल्बुमिन दे दिया, इंजेक्शन एल्बुमिन, एल्बुमिन देते क्या होता है? ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो खींच लेगा, पकड़ के रख लेगा। ऑनकोटिक प्रेशर क्या पकड़ के रखता है, तो सारा फ्लूइड को पकड़ के ब्लड वेसल्स में डाल देगा। ब्लड वेसल्स में डालेगा तो वो ब्लड वेसल जो है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और पूरा एडिमा जो है वो खत्म हो जाएगा। जस्ट अपोजिट ले लो, वाइस वर्सा ले लो। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे पास में जो है वो फ्लूइड को पकड़ नहीं पाएगा, फ्लूइड सारा का सारा जो है वो इंट्राटिशियल में पहुंच जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों? एडिमा हो जाएगा। आई थिंक ये सारी चीज जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा। क्यों? क्योंकि लो एल्बुमिन लेवल। इसीलिए तो मैंने कहा था किसी चीज को रटो मत, और रटने वाले स्टूडेंट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, मैं हमेशा जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने में जो है वो बिलीव करता हूं। सेकंड होगा इनलार्जमेंट, फैटी लिवर, हेपेटोमेगेली होगा। क्यों होगा? प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से ज्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा। थिन मसल्स बट नॉर्मली, मसल्स जो है वो थिन हो जाएगी बट नॉर्मल रहेगी या पफी रहेगी। क्यों रहेगा? क्योंकि एडिमा की वजह से।
मसल्स तो थिन है लेकिन गुदा गुदा जो हो दिखेगा, वो दिखेगा बेसिकली किसकी वजह से, एडिमा की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फ्लैंकी पेंट डर्मेटाइटिस या स्किन लीजन, यानी कि डर्मेटाइटिस हो जाएगा। छोटे छोटे जो हो वो पैचेज जो हो वो आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे जो हो पिगमेंटेशन जो हो वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हेयर चेंजेज होगा, हेयर जो है वो ब्रिटल होगी, रेडिश ब्राउन होंगे और इजिली जो है वो पुल्ड हेयर दिखाई देंगे, बिल्कुल जो है वो मतलब कहे ना बिल्कुल जो हो ब्रिटल यानी कि कड़े कड़े बाल जो है वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट इरिटेबिलिटी होगा, लिथार्जी होगा एंड एपेथी होगा। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोटीन का नहीं हो रहा है, तो इरिटेबिलिटी और लिथार्जी होगा। इरिटेबिलिटी क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो हो मसल्स में चेंजेस पिगमेंटेशन है। ये साइन सिम्टम्स है हमारे पास में क्वासिकोर्स के। क्लियर, समझ में आ गई? मोटा मोटी चीज बता रहा हूं, देखो क्या क्या चीज बच्चों में अफेक्ट करता है। बेसिकली जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगा तो हेपेटोमेगेली होगा, हेपेटोमेगेली होगा, एल्बुमिन लेवल कम होगा, एल्बुमिन लेवल कम होगा, एडिमा होगा, एडिमा की वजह से होगा तो मसल्स वीक होगी, पफी होगी, देन उसके बाद डर्मेटाइटिस होगा, हेयर चेंजेस आएंगे। सारी चीजें कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है। ये हो गया हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ क्वासिकोर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मेरास्मस। अब ये मेरास्मस जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो गया कैलोरी इंटेक या कैलोरी मालन्यूट्रिशन की वजह से। वो तो था हमारे पास में प्रोटीन की वजह से, और ये हमारे पास में कैलोरी मालन्यूट्रिशन। अब देखो कैलोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बोहाइड्रेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है और फैट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें बेसिकली जो है हमारे पास में प्रोटीन की जो है वो डेफिशिएंसी के साथ साथ जो है वो कैलोरी की डेफिशिएंसी भी जो है वो होगी। प्रोटीन भी जो है वो एनर्जी देता है। अब इसके अंदर आप यूं करो कि समझो कि कैलोरी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कैलोरी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होगी, साथ के साथ जो है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट और फैट की भी जो है वो डेफिशिएंसी होगी। इट इज कॉल्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ बोथ। बोथ आ गया, देखो उसमें तो था सिर्फ प्रोटीन, लेकिन इसमें बोथ आ गया, प्रोटीन और कैलोरी, इन दोनों की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, राइट। और ये बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलता है, अंडर 1 ईयर चिल्ड्रन, यानी कि ये जो है न्यूनेट्स में देखने को मिलता है, और वो जो है 1 to 3 ईयर्स में देखने को मिलेगा। ये जो है वो 1 साल के बच्चों में जो है वो देखने को मिलेगा, इन्फेंट्स में जो है वो देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिम्टम्स क्या क्या होंगे, वहां तो क्या था, एडिमा वगैरह, ब्रिटल स्किन, मसल्स वीकनेस, ये सारी चीजें होगी। लेकिन यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे होगा कि बच्चा जो है वो बिल्कुल वीक दिखेगा। वहां तो मोटा दिख रहा था, एडिमा दिख रहा था, क्यों, क्योंकि एडिमा हो रहा था, वो सारी चीजें। और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी, यहां पे कैलोरी की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब फैट भी नहीं होगा, बच्चा लिथार्जी भी होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, कैलोरी तो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। साथ के साथ बच्चा जो है बिल्कुल मरियल सा होगा, कोई एडिमा वगैरह कोई साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। देखो सीवियर वेस्टिंग एंड मसल्स लॉस, ठीक है, बच्चा बिल्कुल जो है वो अगरबत्ती बन जाएगा, मोमबत्ती बन जाएगा, बिल्कुल पतला, ठीक है। और सीवियर मसल्स जो है वेस्टिंग होगी। एक्सट्रीमली थिन बॉडी विद द प्रोमिनेंट रिब्स, यानी कि इतना पतला हो जाएगा कि उसकी आंतड़ियां जो है वो दिख जाएगी, एक्सरे मशीन की तरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। नो एडिमा, एडिमा जो है उसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्वासिकोर्स में जो है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर ड्राई विरिकल्ड स्किन एंड लॉस ऑफ फैट स्टोर, यानी कि स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो लचीली हो जाएगी, और जो फैट स्टोर था वो सारा का सारा जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फैट की भी तो डेफिशिएंसी हो रही है, कैलोरी वहां से भी तो मिलती है। देन वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम होगा क्योंकि प्रोटीन है तो एंटीबॉडी जो है वो नहीं है, वीक इम्यून सिस्टम वहां पे भी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट बार बार जो है वो इन्फेक्शन जो होगा। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड सेंटर्ड ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ग्रोथ रिटार्डेशन क्यों हो रहा है दोस्तों, ग्रोथ रिटार्डेशन ये हो रहा है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी भी हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी हो रही है और फैट की डेफिशिएंसी भी हो रही है, उसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन होगा और ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में मेरास्मस। अब आ जाती है हमारे पास में मेरास्मेटिक क्वासिकोर्स, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म, ये दोनों होंगे इसमें सारे फीचर जो है वो दोनों देखने को मिलेंगे, बोथ मेरास्मस एंड क्वासिकोर्स दोनों के जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसमें सीवियर मसल्स वेस्टिंग होगी और एडिमा देखने को जो है वो मिलेगा, और बेसिकली जो है वो फेमिन स्ट्रिंग रीजन में जो है वो देखने को मिलता है। फेमिन स्ट्रिंग रीजन जो होता है, मतलब कि ये कहे कि जहां पे बिल्कुल अंडर डेवलप्ड एरिया जिसको हम कह सकते हैं, वहां पे ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो हमने पहले क्वासिकोर्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद जो है मेरास्मस को किया। अब फटाफट जो है इसकी टेबल के रूप में दोनों को जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे जो है क्वेश्चन यहीं से आते हैं। दोनों चीज आपने देख ली है, इसलिए फटाफट देख लियो। डेफिनेशन की बात करें
तो देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, क्वासिकोर्स। क्वासिकोर्स जो है वो किसकी वजह से था, क्वासिकोर्स था हमारे पास में बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है उन सब की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो देखो ये क्वासिकोर्स इधर है और मेरास्मस जो है वो इधर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने पहले क्वासिकोर्स को पढ़ा था। तो देखो फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द इनएडुकेट प्रोटीन इंटेक, इसमें क्या था, प्रोटीन इंटेक एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, जैसे आपको पता ही है क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एमिनो एसिड की जो है डेफिशिएंसी होगी। मेरास्मस किसकी वजह से होता है दोस्तों, बेसिकली जो है वो प्रोटीन एंड एनर्जी यानी कि कैलोरी की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही थी। एज की बात करें तो एज था, मेरास्मस किसमें था दोस्तों, 1 साल के बच्चों में था, बिलो 1 ईयर, और क्वासिकोर्स था कितना, 1 से 3 साल, या हम कह सकते हैं 1 से 5 साल के बच्चों में जो है वो देखने को मिला। ग्रोथ फेलियर की बात करें तो इसमें मार्क्ड ग्रोथ फेलियर जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि वहां पे फैट की भी डेफिशिएंसी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो रही है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, और उसमें जो है वो ग्रोथ फेलियर जो है बेसिकली प्रेजेंट होगा क्योंकि प्रोटीन जो है वहां पे नहीं है। फैटी लीवर की बात करें तो फैटी लीवर मेरास्मस में जो है वो देखने को नहीं मिलता है, जबकि क्वासिकोर्स में मेन साइन सिम्टम्स होता है हमारे पास में फैटी लीवर, और वो किसकी वजह से होता है, ये हमारे पास में डिक्रीज लिपोप्रोटीन सिंथेसिस की वजह से होता है। डिक्रीज लिपोप्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी कम होगी, डिक्रीज लिपोप्रोटीन सिंथेसिस होगा, लीवर को जो है ज्यादा काम करने लगा, हेपेटोसेल्स जो है ज्यादा काम करने लगे, उसकी वजह से उनमें हाइपरप्लेजिया हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मसल्स एंड सबक्यूटेनियस फैट, तो देखो इसमें जो है मसल्स जो है वो काफी ज्यादा वीक होगी और सबक्यूटेनियस टिश्यू बचेगा नहीं, बिल्कुल जो है वो पतला दिखेगा, एट्रोफी ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट की जो है नहीं होगी। इसके अंदर मसल्स जो है वीक होगी लेकिन इसके अंदर वेस्टिंग होगी, लेकिन जो है फैट वहां पे जो है वो प्रेजेंट रहेगी लगभग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनीमिया, इसके अंदर जो है वो एनीमिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा, वो दोनों के अंदर ही जो है हमारे पास में एनीमिया जो है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो इसके अंदर जो है वो श्रंकन या लाइक ओल्ड एज स्किन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे बूढ़ों में स्किन नहीं आती उस तरीके से स्किन लटकती हुई, झुर्रियां, ठीक है, और बिल्कुल कंकाल आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो मेरास्मस में था, फैट सब कुछ खत्म था, स्किन पूरा मतलब एक तरीके से एक्सरे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास में जो है वो एडिमा देखने को मिलेगा, और वो भी जनरलाइज एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। हेयर चेंजेस की बात करें तो मेरास्मस में जो है वो कोई चेंजेस नहीं होंगे, जबकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी वहां पे ज्यादा हो रही है तो वहां पे आपको जो है फ्रेगमेंट हेड जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक, स्किन की बात करें तो स्किन इसके अंदर ड्राई और एट्रोफी होगी, जबकि क्वासिकोर्स के अंदर जो है वो फ्लैपी स्किन प्रेजेंट होगी क्योंकि वहां पे एडिमा प्रेजेंट था। ठीक है, सीरम एल्बुमिन की बात करें तो इसमें जो है वो सीरम एल्बुमिन जो है वो डिक्रीज होता है, और क्वासिकोर्स के अंदर जो है वो सीरम बिलिरुबिन बहुत ही ज्यादा जो है वो कम होता है। इसके अंदर बात करें सीरम एल्बुमिन वो 2 to 3 ग्राम जो है वो पर डेसीलीटर होता है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 3.6 से लेके जो है वो 5.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो होती है। कुछ बुक्स में आपको जो है 3.5 से 5 भी जो है देखने को मिलेगा, दोनों सेम ही। क्वासिकोर्स के अंदर जो है वो हमारे पास में सीवियर मसल जो है वो सीवियर जो है वो सीरम एल्बुमिन लेवल जो है वो डिक्रीज मिलेगा। क्लियर, आई थिंक इससे अच्छा कंसेप्ट क्लियर जो है वो हम क्या ही करें, अब तो नहीं भूलोगे, भूलना भी नहीं है। एग्जाम में क्वासिकोर्स और मेरास्मस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसमें फैटी लीवर देखने को मिलेगा, किसमें जो है वो ओल्ड जैसी स्किन मिलेगी, किसके अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, किसके अंदर जो है वो हेपेटोसाइट्स जो हेपेटोमेगेलिक देखने को मिलेगा, किसके अंदर जो है वो आपको जो है वो ज्यादा एल्बुमिन लेवल जो है वो डिक्रीज मिलेगा, किसके अंदर जो है वो सिर्फ रिब्स दिखाई देगी। तो अब आज के बाद जो है वो इसमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कोजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? ऑफ कोर्स पहला कोज तो ये हो जाता है कि इंटेक ही जो है हमारे पास में कम हो। सेकंड अलग बात है कि हमारे पास में इंटेस्टाइन सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर रही है या और कोई जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, वो अलग चीज है, लेकिन बेसिक तो ये हो गया हम इंटेक ही जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे। तो पहला है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक, यानी कि न्यूट्रिशनल इंटेक जो है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। वो कब होगा दोस्तों? पॉवर्टी, गरीब है बेचारे, खाना ही नहीं दे सकते उस कंडीशन में, या फूड सेक्रेसिटी। ठीक है, ये जो हो बेसिकली लो इनकम ग्रुप वाले कंट्री में या लो इनकम जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलता है, यानी कि खाने को जो है वो दाने नहीं होते। भाई इंडिया में है पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा है, ये चीज आपको ही पता है। तो इस कंडीशन में जो है वो आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर वीनिंग प्रैक्टिस। वीनिंग प्रैक्टिस क्या है ये आपको पता है। वीनिंग प्रैक्टिस है कि बच्चे जो है वो मां के दूध को छोड़ के जो है वो अदर सब्सटेंसेस लेना चालू कर देते हैं।
जिसमें जैसे दलिया वगैरह हो गया, खिचड़ी वगैरह वो होता है। तो इम्प्रॉपर वीनिंग प्रैक्टिस में कई बार क्या होता है कि या तो बहुत जल्दी छुड़वा देते हैं, ठीक है, या कई बार क्या होता है कि छुड़वाने के बाद इसका मतलब ये कतई नहीं है कि माँ का दूध पिलाना ही नहीं है। कहने का मतलब है कि माँ के दूध, वीनिंग प्रोसेस का एक सिंपल मीनिंग होता है माँ के दूध के साथ बाहर की चीजें, और बाहर की चीजें स्विगी जोमेटो नहीं है, बाहर की चीजें मतलब रसोई की चीजें, आलू या फिर जो हमारे पास में खिचड़ी या दलिया या जो सेरेलेक्स आजकल बने बनाए जाते हैं, तो बाहरी चीजों का मतलब ये है, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं। तो इम्प्रॉपर वीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, कई बार तो जल्दी ही छुड़वा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप विनिंग प्रोसेस कर रहे हो तो साथ साथ माँ के दूध के साथ साथ जो है वो बाकी चीजें भी जो है वो कंटिन्यू करवानी चाहिए। तो वो होती है प्रॉपर विनिंग प्रैक्टिस, यानी कि एक तो टाइम पे होना चाहिए, दूसरी चीज बेसिकली 6 महीने पे विनिंग प्रोसेस आती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी काफी एग्जाम में जो है पूछा क्या है, 6 मंथ पे जो है वो अर्ली विनिंग प्रोसेस जो है वो करते हैं, उससे पहले विनिंग प्रोसेस जो है वो नहीं होती है। तो एक तो विनिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर विनिंग प्रोसेस कर रहे हो तो खाने के साथ साथ जो हो माँ का दूध भी जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन, यानी कि गार्जियंस या पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। भाई उसको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, या फैट और जो है वो प्रोटीन नहीं दे रहे हो, या उसको फैट ही फैट दे रहे हो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हो। तो इसके लिए जो है वो न्यूट्रिशनल एजुकेशन जो है वो जरूरी होती है, हर एक चीज जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो है वो देनी चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, ये हो गया बैलेंस रिक्वायरमेंट। अब आ जाता है हमारे पास में इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे को हम दे रहे हैं लेकिन उसमें जो है वो न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए या कुछ ऐसी डिजीज हो जाए जिसमें क्या होता है कि हमारे पास में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि बहुत सारे लोग फीवर में जो है वो खाना कम कर देते हैं, सबसे गलत बात है, सबसे ड्रॉबैक है। ठीक है, जबकि फीवर या इन्फेक्शन कंडीशन में तो जो है वो हमें ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब कहते हैं कि सर मन ही नहीं करता, मन तो जरूर करेगा। ठीक है, कैसे जैसे करके भी या जो चीज भी खाना चाहते हो वो खाओ, लेकिन ज्यादा अमाउंट में खाओ। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे पास में जब न्यूट्रिशनल नीड्स बढ़ती है तो हमें देना चाहिए। बच्चा 1 साल का है उसको भी उतना ही खाना दे रहे हो और 2 साल वाले को भी उतना ही दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी नीड्स भी बढ़ रही है। तो वो सारी चीजें, कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती है। या कई बार क्या होता है कि बच्चे या प्रेगनेंसी कंडीशन में, जैसे मदर को जो है वो फिक्स है, जैसे मान लो कि 2000 किलो कैलोरी मदर्स को देनी है, लेकिन प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और जो लैक्टेटिंग मदर है उसमें भी ज्यादा जो है बढ़ जाती है। तो उसमें जो है वो न्यूट्रिशन जिस तरीके से नीड बढ़ रही है वैसे उसको जो है वो सप्लीमेंट मिलना चाहिए। तो सेकंड आ गया इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, HIV, इंक्रीज एनर्जी एंड प्रोटीन डिमांड। ध्यान रखना, इन्फेक्शन की कंडीशन में जो है वो डिमांड जो है ज्यादा बढ़ जाती है और हमें ज्यादा ही खाना चाहिए। नेक्स्ट क्रोनिक डिजीज लाइक कैंसर, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज। ठीक है, कोजेज कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चे को जो है वो कंसीव कर रही है, मतलब उसके पेट के अंदर है या बच्चे को दूध पिला रही है, उनमें न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको ज्यादा जो है वो खाना देना चाहिए। इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स इफ नॉट मीट कैन लीड PM। अगर उसको नहीं दिया जाएगा तो फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बच्चे में जो हो 100% देखने को मिलेगा। तो पहली चीज तो थी हमारे पास में कि खाना ही ढंग से नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज, खाना दे तो रहे हो लेकिन डिमांड के अनुसार नहीं दे रहे हो। भाई सामने वाले की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, पहली चीज तो है कि खाना ही नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगा, इंटेक ही नहीं जा रहा है तो कैसे बनेगा। दूसरी चीज, मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, मुझे जो है वो 5 रोटी चाहिए मान लो, और मेरी डिमांड अब ज्यादा बढ़ गई, 6 की होगी, 7 की होगी, मुझे 5 ही मिल रही है, तो भी डेफिशिएंसी होगी। तीसरा आता है हमारे पास में पुअर एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, खाना भी सही दे रहे हैं, डिमांड के अनुसार भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कहते हैं ना, क्या करें, मदर्स काफी कहती क्या करें, इसको तो खाना लगता ही नहीं है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं सूखी रोटी खा ले तो भी उसको जो है वो लग जाती है। ठीक है, तो वो होता है पुअर एब्जॉर्वेशन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो खाना कई बार सही ले रहे हो, सारी चीजें सही ले रहे हो, लेकिन वो सही तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं प्योर एब्जॉर्वेशन न्यूट्रिशन। देखो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है जैसे फॉर एग्जांपल क्रोनिक डायरिया या सीलिक डिजीज या क्रॉन्स डिजीज। अभी 2 दिन पहले जो है वो क्रॉन्स डिजीज के बारे में जो हो बताया था, डायरिया भी जो है वो हो चुका था। तो डायरिया कंडीशन में क्या होता है कि सही तरीके से मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्वेशन ही जो है वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जैसे हुकवर्म,
गार्डिसेस एंड इंटेस्टाइनल वर्म, अंदर पेट के कीड़े जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एब्जॉर्बेशन जो है वो डिक्रीज होता है। या हम कहें कि जो भी हम खाना ले रहे हैं वो सारा का सारा तो वो खा जा रहे हैं, तो जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि सारा खाना तो वहां चला जाता है। तो ये रीजन होता है हमारे पास में पुअर एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सारी चीजें मैंने जो है वो सेपरेट करके जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि ये सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। पहली चीज आती है नेग्लेक्टेड और चाइल्ड एब्यूज, यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे दो बच्चे हो गए, ठीक है, या हम कहें कि ज्यादा मेंबर्स हो गए तो उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, या एक बच्चा हो गया उसके साल भर बाद में ही दूसरा बच्चा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो हो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हो प्रोवाइड नहीं हो जाता, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पुरानी दादी अम्मा थी, एक ट्विंस हो गया, एक लड़का और एक लड़की हो गया, तो लड़के को जो है वो अच्छा खाना दे देते हैं, लड़की को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों में भी जो है वो हो जाता है, ये सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट एल्डरली माल न्यूट्रिशन। एल्डरली माल न्यूट्रिशन है कि कई बार जो है वो नर्सिंग होम्स में या जो आइसोलेटेड मदर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एल्डरली माल न्यूट्रिशन, यानी कि घर पे देखने वाला जो है वो कोई नहीं होता, उनमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड डिप्रेशन। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये दो कंडीशन होती है हमारे पास में, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि खाना ही प्रॉपर जो है वो तरीके से इंटेक नहीं कर पाते, लंबे समय तक जो है अपने आप को फिट करने के लिए या सही दिखने के लिए जो है लंबे समय तक जो है भूखा रखा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, कैन लीड टू सेल्फ इम्पोज्ड स्टारवेशन, खुद के जानबूझ के जो हम भूखा रखते हैं वो सारी चीजें होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये तो थे हमारे पास में इटियोलॉजी। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, सबसे पहले हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो है वो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ा, देन उसके हमने टाइप पढ़े, क्वाशिकोर्स, मेरास्म एंड मिक्स्ड, फिर हमने जो है वो दोनों का डिफरेंशिएट कर लिया। उसके बाद हमने कोजेज पढ़े, कोजेज में हमने सारे पढ़ लिए, एक तो डिमांड पढ़ ली, एक सोशल पढ़ लिया, एक जो है वो इंक्रीज डिमांड पढ़ दी, एक जो है वो प्रोवाइड ही सही तरीके से नहीं कर पा रहे, एक हमारे पास में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ये सारे पढ़ लिए। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो है वो डायग्नोसिस कैसे करोगे, हालांकि देखने से पता चल जाता है लेकिन कुछ प्रूफ तो चाहिए। अब उस प्रूफ के लिए पहली चीज आती है हमारे पास में क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज की जाती है वो की जाती है दोस्तों मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, उसको देखा जाता है। अब देखो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, वेट फॉर एज, पूरे जो है वो ग्राफ बने रहते हैं, यानी कि एज के अनुसार जो है वो कितना वेट होना चाहिए वो देख लेते हैं। हाइट फॉर एज, हाइट के अनुसार जो है वो कितनी चीजें होनी चाहिए, एज के अनुसार हाइट कितनी होनी चाहिए उसके ग्राफ देखना चाहिए। साथ के साथ मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस जो है वो देखना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में दोस्तों ये काफी बार पूछा गया, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, MUAC की फुल फॉर्म क्या होती है ये पूछा गया था। सेकंड पूछा गया था हमारे पास में कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस जो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है और किसके अंदर बढ़ जाती है, ये सारी चीजें। तीसरा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस जो है वो कैसे चेक करते हैं, ये जो हमारे पास में बॉडी ये जो बाइसेप ट्राइसेप देखी जाती है वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि कहीं से भी ले लो, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल मिड आर्म पे ली जाती है, और वो मिड आर्म कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंसेस है, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस जो है वो 11.5 से अगर कम है, ठीक है, तो वो सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को जो है वो डिनोट करता है। ठीक है, ये चीजें जो है वो देखनी है। साथ के साथ एडिमा, मसल स्वेस्टिंग, हेयर और स्किन चेंजेस जो है वो देखने। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों मिड अपर आर्म जो है वो सर्कमफ्रेंसेस जो है वो देख लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास में डायग्राम है, इसको हम कहते हैं, ये एक रिबन जो है वो इस तरीके का आता है, यानी कि ये जो हमारे पास में रिबन इस तरीके का आता है, चलो इसको ले लेते, ये हमारे पास में ऐसा रिबन आता है, इसके बीच के अंदर जो है एक छोटा रिबन और आता है, इस तरीके से जो है वो बड़ा रिबन आता है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो हो बीच के अंदर से जो हो उसको निकाला जाता है, और फिर जहां पे एरो लगे हुए ये देखो, ये रिबन आसानी से जो हो समझ में आ जाएगा। ये तो हमारे पास में जो हो प्रॉपर रिबन है, मैंने रिबन जो हो बेकार बना दी, ये सारा चीज जो हो यहीं पे ये रही, देखो ये इस तरीके से जो हो रिबन आता है, दिख रहा है, ये यहाँ पे पूरी चीज नहीं दिख रही कि मैं इसका आउटर डायग्राम भी जो हो बना देता हूँ। ये जो है वो हमारे पास में एक रिबन है, इसके अंदर बीच में होल है और यहाँ पे जो है वो एरो लगे हुए हैं, क्लियर है। ये हमारे पास में जो है वो सेंटीमीटर। अब देखो इसको जो है वो यहां से निकाल लिया जाता है, इस छेद से निकाल लिया जाता है यहाँ पे, ये देखो
इस तरीके से जो वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 5 10 15 20 25 ऐसे जो हो यहाँ पे लिखे हुए। अब इस एरो से जो हो मार्क कर लिया जाता है और उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास में, ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमारे पास में रेड आ रहा है इसके अंदर जो है वो मतलब कि 0 से लेके 11.5 तक जो है वो रेड आता है, यानी कि सीवियर माल न्यूट्रिशन है। और अगर येलो आ रहा है 11.5 से लेके 12.5 तक जो है वो आता है, यानी ये देखो ये हो गया रेड और उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में येलो। अगर यहां तक है इन द सेंस मीडियन है, यानी कि मॉडरेट जो है वो माल न्यूट्रिशन है। और अगर 12 से ज्यादा आएगा, 12.5 सेंटीमीटर से मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से ज्यादा आएगा, इधर ग्रीन एरिया में जाएगा, इन द सेंस क्लाइंट जो है वो उसमें कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है। देखो रेड में आ गया सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होगा। अगर येलो कैटेगरी में आ गया, ये देखो बीच वाला ये हो गया हमारे पास में येलो में आ गया मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। और अगर ग्रीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इस तरीके से। अब देखो ये हमने मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से चेक किया, अब इसको नीचे भी बांध सकते हैं ऊपर भी बांध सकते हैं, तो वेरी हो जाएगा ना। हमने यहां बांधा तो अलग आ जाएगा, यहां बांधा तो अलग आ जाएगा, यहां बांधा तो अलग आ जाएगा। तो इसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशन कैसे मेजर करनी है उसको देखो। तो एग्जैक्ट पोजीशन मेजर करते हैं, ये हमारे पास में स्केपुला का जो प्रोमिनेंट एरिया है, ये ऊपर जो हड्डी सी, यहां से लेके जो हमारे पास में नीचे एल्बो वाली जो चीज देख रहे हो, यहां तक इस रिबन को जो है वो पहले नाप लेते हैं, यहां से लेके यहां पे तक। जैसे मान के चलिए 20 सेंटीमीटर आ गया, तो 20 के बाद आधा कितना हो गया 10, फिर उसको 10 में से जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। देखो ऊपर वाला पॉइंट पहले डिनोट किया, ये नीचे वाला, अब नीचे वाला ऊपर वाला दोनों डिनोट किया, उसके बाद इसको चेक किया और नाप लिया। नापने के बाद पता चला कि 20 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, उसके बाद उसमें से बीच पॉइंट पे जो है मार्क कर लिया। ये देखो ये बीच पॉइंट पे मार्क कर लिया। अब यहां पे जो है वो रिबन हम बांधेंगे और फिर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस जो है वो चेक कर लेंगे। आई थिंक इससे ज्यादा क्लियर तो क्या ही होगा। तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस से चेक करेंगे, साथ के साथ जो है वो हमारे पास में एट और एज का जो है वो चार्ट आता है, हाइट और एज का जो है वो चार्ट आता है, उसके अनुसार जो है वो चार्ट से देखेंगे। वो जो है वो हमें बाकायदा जो है वहां पे अवेलेबल होते हैं हेल्थ सेक्टर में। सेकंड आ जाता है हमारे पास में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हम क्या क्या करते हैं, पहला करते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो देखते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए जो है हमारे पास में फॉर्मूला है, ये आ गया हमारे पास में बीएमआई फॉर्मूला, बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमारे पास में जो है वो क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक यूनिट आती है और एक इंपेरिकल यूनिट आती है। दोनों के फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑलरेडी जो है वो बीएमआई मैंने अच्छे तरीके से करवा रखा है, आपको याद होना चाहिए। बीएमआई जो हो मैंने टीएनसी बुलेट सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। ठीक है, ओबेसिटी के नाम से देख लेना। तो मैट्रिक यूनिट तो क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे चेक किया जाता है, वेट ले लेते हैं, वो लेंगे किलोग्राम में, और हाइट जो है वो किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में, और हाइट वेट में जो है वो हाइट मीटर स्क्वायर का भाग लगा देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आगे हमारे पास में बीएमआई। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद में जो है उसका पूरा चार्ट है, 8.5 18.5 से लेके जो है वो 24.5 तक होता है, वो नॉर्मल होता है। 18.5 से कम होता है वो हमारे पास में जो है वो अंडर न्यूट्रिशन होता है, और 25 के बाद में आता है वो हमारे पास में ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। उसके बाद ओबेसिटी आ जाता है, ओबेसिटी में फर्स्ट सेकंड कैटेगरी, सारी चीजें जो है वो अलग बनाई है। अगर इसी को डिस्कस करेंगे तो पूरी एक क्लास इस पे चली जाएगी, तो हमने ऑलरेडी जो है वहां पे डिस्कस किया रहा है। ऐसे इंपेरिकल यूनिट में एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये भी बीएमआई फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक यूनिट का फॉर्मूला आपको सिर्फ अभी तक यही पता होगा, बीएमआई का ही। ठीक है, इंपेरिकल यूनिट भी आता है, इसमें भी बीएमआई का कैसे होता है, इसमें वेट जो है वो एलबीएस में लेते हैं। ठीक है, और हाइट जो है वो किस में लेती है दोस्तों, इंच स्क्वायर में। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है हमारे पास में 703 से। अब वेट एलबीएस में लेते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो कितना होता है, 1 केजी के अंदर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 एलबीएस जो है वो होता है, राइट। और अगर हम इंच की बात करें तो हम बात करें 1 फीट के अंदर। ठीक है, 1 फीट के अंदर जो है वो 12 इंचेज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 12 इंच होते हैं। या सीधे शब्द में बात करें कि 2.5 सेंटीमीटर का जो है वो हमारे पास 1 इंच होता है। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ये हमारे पास में फॉर्मूला आगा बीएमआई। क्लियर। अगर बीएमआई 16 से कम है, वैसे तो 18.5 से कम आता है तो वो अंडर न्यूट्रिशन में चला जाता है, लेकिन अगर 16 से भी कम है वो सीवियर माल न्यूट्रिशन में जाएगा। सेकेंड आता है वेट फॉर हाइट जेड स्कोर, WHZ स्कोर, इसको बोलते हैं वेट फॉर हाइट जेड स्कोर। ये WHZ स्कोर जो है वो अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को जो है वो डिनोट करता है। अब ये कैसे चेक करते हैं, इसको भी देख लीजिए। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड
WHZ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वेट हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करते हैं। आप देखो ध्यान से, यहां पे देख रहे हो, अब ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो है मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर पॉजिटिव में आ जाएगा 1HD, 2HD, 3HD, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में जैसे किसी भी क्लाइंट की हाइट जो है वो कितनी है, 70.5 जो है वो सेंटीमीटर, ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है। अगर किसी के क्लाइंट की मान लो 70 सेंटीमीटर है, अब 70 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान के चलिए 5.6 है, मतलब बिल्कुल ओके है। अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9.3 है, बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर -3HD ये वाली है, ये है हमारे पास में -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इसमें हमारे पास में कितना आएगा 6.8 से अगर हमारे पास में जो है वो नीचे आ गया है, दैट इज कॉल्ड, वहां पे जो है वो सीवियर माल न्यूट्रिशन है। ये हो गया हमारे पास में WHZ, ये अगर -3D स्टैंडर्ड डेविएशन से वो इंडिकेटेड करता है सीवियर माल न्यूट्रिशन। वेट फॉर हाइट Z स्कोर, तो इससे जो हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेबोरेटरी टेस्ट। अब लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहली चीज क्या करेंगे, एल्बुमिन। क्यों? क्योंकि एल्बुमिन लेवल कम हो रहा था, और खास तौर से क्वासिकोर में तो बहुत ज्यादा कम हो रहा था, तभी तो एडिमा वगैरह हो रहा था। तो उसमें हम चेक क्या करेंगे, एल्बुमिन लेवल चेक करेंगे। लो इन क्वासिकोर्स, देखो मैंने कहा था ना, जो चीज अगर आपके कंटेस्ट हो गई है, पड़ी हुई है, तो आपको यहां पे कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। लेस देन 2.8 ग्राम पर डेसीलीटर से, और नॉर्मल कितना होता है 3.8 से लेके 5.4 के समथिंग जो है वो हमारे पास में नॉर्मल होता है। नेक्स्ट टोटल प्रोटीन लेवल जो है वो देखेंगे। अब टोटल प्रोटीन लेवल जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा, क्वासिकोर्स में भी डिक्रीज मिलेगा, और हमारे पास में मेरास्मस में भी जो है वो डिक्रीज मिलेगा। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, किसके लिए, एनीमिया के लिए, क्योंकि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या करते थे, हीमोग्लोबिन भी देख लेते हैं, WBC काउंट भी देख लेते हैं, TLC काउंट भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम देख लेते हैं WBC में, तो इसमें हम एनीमिया देखेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड शुगर जो है वो देखा जाता है, खास तौर से जो है वो इम्बेलेंस होता है माल न्यूट्रिशन चाइल्ड में, ठीक है। जो बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड शुगर जो है वो देखा जाता है। हालांकि ब्लड शुगर और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड शुगर जो है इम्बेलेंस होते हैं, तो इनको जो है हम चेक कर सकते हैं, इसलिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो है ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, अब आपको बताइए। जो चीज डेफिशिएंसी है वो चीज ठीक कर दो भाई। अगर एल्बुमिन लेवल कम है तो एल्बुमिन दे दो, ठीक है। एल्बुमिन भले ही जरूरी नहीं कि इंजेक्शन फॉर्म में दो, आप इनटेक बढ़ा के भी कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है तो ORS थेरेपी दे दो। अगर और ज्यादा जो है वो कोई चीज का हाइपोग्लाइसीमिया है तो ग्लूकोज दे दो। तो इसके आधार पे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की 2 फेज बनाई गई है। एक है इनिशियल स्टेबलाइजिंग फेज, ये चलती है बेसिकली 1 to 7 डे चलती है, और सेकंड हमारे पास में 7 to जो है वो 14 डे चलेगी। इसके अंदर क्या है, नाम से पता, इनिशियल स्टेबलाइजेशन फेज। इसके अंदर हम एन के प्रकार जो है वो उस चीज को स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि एक तरीके से जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, पहली चीज ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो ट्रीट करना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो जाता है दोस्तों, अगर हमारे पास में रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रहा है, वो चला जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो ट्रीट करेंगे, पहली चीज। सेकंड आ जाता है हमारे पास में इमीडिएट फीडिंग विथ ग्लूकोज और शुगर सॉल्यूशन देंगे। अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो तुरंत जो है फीडिंग देंगे या ग्लूकोज जो है वो देंगे, और वो बेसिकली हम जो है वो कौन सा काम में लेते हैं दोस्तों, D25% जो है वो काम में लिया जाता है, ये दिया जाता है। सेकंड, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, और डिहाइड्रेशन को मेंटेन कैसे किया जाता है दोस्तों, ORS ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के द्वारा जो है वो किया जाता है। ORS भी मैंने जो है वो TNC बुलेट सीरीज में जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। जिस तरीके से ये देखा हमारे पास में ORS पैकेट आ गया, ORS ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट आ गया, और इसके कंपोजिशन में मैंने अच्छे तरीके से बता रखे हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो 2.6 आता है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 1.5 ग्राम आता है, सोडियम साइट्रेट जो है वो 2.9 ग्राम आता है, डेक्स्ट्रो जो है वो 3.5 ग्राम आता है, और 1 लीटर पानी में आता है। ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो वो भी मैंने अच्छे तरीके से बता रखी है कि सोडियम की ऑस्मोलैरिटी जो है और डेक्स्ट्रोज की ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, वो होती है हमारे पास में 75, ये देखिए, ठीक है।
सोडियम की ऑस्मोलैरिटी है 75 है और डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी जो है वो 75 है। उसके बाद आती है हमारे पास में दोस्तों क्लोराइड की, उसकी आती है हमारे पास में दोस्तों 65 होती है। उसके बाद में आता है हमारे पास में पोटेशियम की 20 और सबसे कम आती है सिट्रेट की, दैट इज कॉल्ड 20 और टोटल ऑस्मोलैरिटी होती है 245। ये ऑलरेडी मैंने ओआरएस में बता रखा, इसलिए मैं इतना डिटेल में जो है वो यहाँ पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज जो है ऑलरेडी कंटेस्ट करवा रखी है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में रिसोमोल यानी कि रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल न्यूट्रिशन। ठीक है, रिहाइड्रेशन एक तो था ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, एक होता है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन माल न्यूट्रिशन, रिसोमोल, ये ध्यान रखना। तो इसकी फुल फॉर्म अभी एग्जाम में जो हो पूछी जा सकती है। रिसोमोल क्या होता है, तो दोनों वर्ड ये है, री से रिहाइड्रेशन, एसओ से सॉल्यूशन और माल से माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास में किसका, ओआरएस का। देखो ओआरएस में तो हमारे पास में क्या था, ग्लूकोज सोडियम मैग्नीशियम ये था, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं थी। लेकिन इसके अंदर क्या ऐड हो जाता है, जैसे उसके अंदर ग्लूकोज था, ठीक है, सोडियम उसके अंदर भी था, ठीक है, पोटेशियम उसके अंदर भी था, क्लोराइड उसके अंदर भी था, लेकिन इतनी चीजें थी, एक साइट्रेट उसके अंदर था, लेकिन बाकी चीजें नहीं थी। इसके अंदर क्या ऐड हो गई दोस्तों, इसके अंदर मैग्नीशियम ऐड हो गया, जिंक ऐड हो गया, कॉपर ऐड हो गया, ठीक है, और इसकी वजह से टोटल ऑस्मोलैरिटी भी जो है उसकी बढ़ गई। टोटल ऑस्मोलैरिटी जो है दोस्तों कितनी हो गई, इसकी हो गई 290.3 और उसकी कितनी थी दोस्तों 234, ठीक है, उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है हमारे पास में कितनी थी 245, सॉरी इसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे पास में 245 थी, तो ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ गई। यानी कि जस्ट उसका एडवांस फॉर्मूला है, जैसे मोबाइल नहीं आता मैक्स प्रो मैक्स ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे उसमें ग्लूकोज था, सोडियम था, पोटेशियम था, क्लोराइड था और सिट्रेट था, लेकिन मैग्नीशियम इंक्लूड हो गया, जिंक इंक्लूड हो गया, कॉपर इंक्लूड हो गया, ठीक है, ये तीन चीजें जो है इंक्लूड हो गई, जिसको मैंने अलग से जो है वो हाईलाइट कर दिया। आई थिंक इसके बाद जो है वो आप इसमें नहीं भूलोगे। साथ के साथ इनकी ऑस्मोलैरिटी भी जो है वो बढ़ा दी गई है। वहां पे हमारे पास में क्या था, ग्लूकोज की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी दोस्तों 70 थी, यहां पे सोडियम की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 65 थी, ठीक, साइट्रेट की, पोटेशियम की 10 थी। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी भी जो है वो बढ़ गई है। तो ये हो गया हमारे पास में रिसोमोल देंगे। नेक्स्ट हम जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है तो उसको जो है वो कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी जो हो एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन के कॉम्बिनेशन में देंगे, जो कि सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होंगे। एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को जो है वो करेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम सप्लीमेंट पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक देंगे, या फिर जो है वो थर्मो रेगुलेशन जो है वो करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। इसके लिए हम बच्चे को वार्म रखेंगे, माल न्यूट्रिशन से जो है वो दूर रखेंगे। एंड क्यों, क्योंकि माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे जो है वो हमारे पास में टेम्परेचर को मेंटेन सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए बच्चों को जो है वो वार्म रखना है। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि दोस्तों, माल न्यूट्रिशन में बेसिकली जो है वो फैट टिश्यू जो है वो कम होते हैं। अब फैट टिश्यू कम होने की वजह से जो है बच्चा टेम्परेचर रेगुलेट सही तरीके से नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो ये काम करेंगे। सेकंड फेज आ जाती है हमारे पास में, ये तो थी इनिशियल स्टेज। सेकंड आ जाती है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन फेज, ये चलती है 7 से 14 दिन या उससे बाद भी चल सकती है। इनिशियल स्टेज में तो हम इमीडिएटली करेंगे, ताकि एन के एन प्रकार कैसे जैसे करके भी हम उसको जो है वो मेंटेन कर सके, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन में हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज देंगे। अभी तक हम खाने चीज का जिक्र नहीं कर रहे थे, प्रोटीन एनर्जी का जिक्र नहीं करते। यहां पे हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूशन ऑफ F3 फॉर्मूला, F3 फॉर्मूला, F100 फॉर्मूला, ये जो है हमारे पास में प्रोटीन के जो है वो सोर्स होते हैं। जैसे प्रोटीन एक्स नहीं आता, प्रोटीन पाउडर आता है, ठीक उसी तरीके से जो है हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है, F100, F15, इसमें क्या होता है बेसिकली जो है हमारे पास में, इसमें जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन आती है वो बढ़ी हुई जो है मिलती है, तो इस हिसाब से जो है पैकेट आते हैं वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है 75 ग्राम जो है वो 100 ml में 100 मिलीग्राम आते हैं, इसमें हम 100 mg में जो है वो 100 मिलीग्राम जो है प्रोटीन आती है। तो ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं F75 फॉर्मूला में, इसमें लो प्रोटीन लो एनर्जी मिल्क जो है वो बेस्ड डाइट दी जाती है। सेकंड हम जो है वो इंप्रूव कर लेते हैं, F100 फॉर्मूला आता है, इसमें क्या होता है हाई प्रोटीन एंड एनर्जी जो है वो दी जाती है जब क्लाइंट स्टेबलाइज हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, डायरेक्टली अगर आपने क्लाइंट को स्टेबलाइज नहीं किया या बच्चे को स्टेबलाइज नहीं किया और डायरेक्टली आपने F100 फॉर्मूला मिल्क या F100 फॉर्मूला डाइट दे दी है, तो उसमें और ज्यादा जो है वो सीवियर डायरिया हो जाएगा, उसको वो पचा ही नहीं पाएगा। क्लियर है, तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखना। लास्ट आता है हमारे पास में रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड, यानी कि उसके बाद हम जो है वो थेराप्यूटिक फूड देंगे। थेराप्यूटिक फूड में क्या देंगे, हम पीनट्स बेस्ड जो है वो पेस्ट लाइक जो है वो पंपिंग नट्स आते हैं, ठीक है, यानी कि मिक्स किए जो आते हैं वो देंगे सीवियर माल न्यूट्रिशन में। साथ के साथ
विटामिन प्रोवाइड करेंगे, मिनरल्स करेंगे, वो सप्लीमेंट देंगे। क्योंकि दोस्तों कैलोरी माल न्यूट्रिशन मतलब फेट की डेफिशिएंसी है, फेट की डेफिशिएंसी है तो जो फेट सोल्यूबल विटामिन है कौन से, ADE के, वो सारे के सारे डेफिशिएंसी हो जाएंगे, इसलिए हम विटामिन देंगे और मिनरल्स देंगे। विटामिन ए प्रिवेंट ब्लाइंडनेस आपको पता ही है कि विटामिन ए के लिए जो है वो लीवर बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो वो देंगे। देन उसके बाद आयरन एंड फोलिक एसिड देंगे इन्फेक्शन कंट्रोल के बाद में। ये चीज ध्यान रखना, पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाएगा, देन आयरन फोलिक एसिड को दिया जाएगा। अगर आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल किए बिना आयरन को दे दिया तो दोस्तों टॉक्सिसिटी होती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आने लायक जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में शॉर्ट टर्म। अब आता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जो है वो हम क्या करेंगे। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, काउंसलिंग करेंगे, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझाएंगे, सप्लीमेंट फूड देंगे। बहुत सारे आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों में जो है वो डेफिशिएंसी न हो तो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम चल रहे हैं। जो प्रेगनेंसी लेडी है वहां पे आंगनबाड़ी पे जो है वो वहां पे बहुत सारी चीजें दी जा रही है, दालें दी जा रही है, पीनट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो चलाई जा रही है। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट या प्रिवेंशन में जो है वो क्या क्या चीजें, पहली आ जाती है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशन काउंसलिंग में जो है वो क्लाइंट को बताया जाता है कि उसको एडुकेट किया जाता है कि आपको किस तरीके से कौन सी बैलेंस डाइट कितनी इंक्रीज करनी है, कितनी कैलोरी बढ़ानी है, जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी तो किस तरीके से जो है वो करनी है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो वीनिंग प्रोसेस है वो बेसिकली 6 महीने बाद ही करनी चाहिए और उससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मां का दूध ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। तो अगर से सप्लीमेंट्री दिया जाता है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो दे रखे हैं, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है, ठीक है, वो चलाया जाता है, स्कूलों में चलाया जाता है, जिसमें पर्टिकुलर जो है न्यूट्रिशन में अमाउंट में जो है बच्चों को चीजें दी जाती है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इंडिया में दी जाती है। WIC, ठीक है, वुमन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ये बेसिकली जो है वो US में चलती है। ये प्रेग्नेंट वुमन और इन्फेंट में और बच्चों के लिए जो है वो चिल्ड्रंस में जो है वो अलग से प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो किया जाता है, ताकि इम्यूनाइजेशन भी कंट्रोल हो, इम्यूनाइजेशन भी दिया जाए और इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। लास्ट आ जाता है, सेकंड लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ PEM। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो देखो अगर चीजें ठीक नहीं की गई तो आपके पास में इन्फेक्शन हो जाता है, एडिमा हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, डेवलपमेंट डिले हो जाएगा, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट होगा, डेथ भी हो सकती है, मेंटली डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सारे के सारे जो हमारे पास में दैट इज कॉम्प्लिकेशन है, जिसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। इन्फेक्शन बेसिकली अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बच्चों में सबसे ज्यादा जो है वो निमोनिया देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा और ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों बच्चों में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो डायरिया की वजह से होती है, ठीक है, और वो रोटा वायरस इन्फेक्शन की वजह से, वो सिर्फ इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होने की वजह से होता है, ड्यू टू वीकेंड इम्यूनिटी। तो ध्यान रखना, बच्चों में सबसे ज्यादा जो डेथ होती है ना वो डायरिया की वजह से होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन डायरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसी। तो एनीमिया हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे जो है प्रोटीन फोलिक एसिड जो है डेफिशिएंसी कम है। देन विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी वगैरह जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट डिले एंड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो डेवलपमेंट जो है वो डिले होगा। रीफीडिंग सिंड्रोम आ जाता है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रीफीडिंग सिंड्रोम जो है वो क्या होता है कि जब किसी भी क्लाइंट में जो है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होता है तो हम न्यूट्रिशन जो है वो ज्यादा मात्रा में देते हैं, तो क्विकली अगर न्यूट्रिशन दे दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। उसको हम रीफीडिंग सिंड्रोम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अच्छे तरीके से जब हम न्यूट्रिशन या हम कहें कि न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए जो है वो क्विकली न्यूट्रिशन देंगे, बहुत जल्दी दे देंगे, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा, जिससे हार्ट फेलियर होने की संभावना है। इसीलिए मैनेजमेंट में जो है उसकी दो कैटेगरी, पहला था स्टेबलाइजिंग यानी कि क्विकली दिया जाता है, पहले क्लाइंट को स्टेबलाइज किया जाता है फिर दिया जाता है। पहले 7 दिन आप डायरेक्टली जो है वो न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। आपने देखा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का बच्चा है, तुरंत आपने जो है प्रोटीन से भरी भरी चीजें दे दी, नहीं, पहले उसको स्टेबलाइज करोगे 7 दिन तक, छोटी छोटी चीजें करोगे, ORS उनके द्वारा माध्यम से मेंटेन करोगे, देन उसके बाद देंगे। तो इसमें हमारे पास में रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इफ न्यूट्रिशन इज रीइंट्रोड्यूस सो क्विकली इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस एंड लीडिंग टू हार्ट फेलियर। ध्यान रखना, अच्छे तरीके से जो है वो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्या हो जाता है दोस्तों, डेथ होने की ऑफ अनट्रीटेड सीवियर केसेस। अगर आपने केसेस को जो है वो ट्रीट नहीं किया गया है तो बाद में जो है वो डेथ हो सकती है। ठीक,
देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कि ये ग्लोबल बर्डन और प्रिवेंशन स्ट्रेटजी कितनी है। तो दोस्तों हर 5 में से एक बच्चा जो है वो डेथ कर जाता है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, पता आपको कि हर 5 में से एक बच्चा कर रहा है, यानी कि अगर हम मान के चले तो 20% बच्चे जो है वो सिर्फ माल न्यूट्रिशन से, 100 बच्चों में 20 बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफर कर जाते हैं। तो ये बड़ी बात है। अफ्रीकन एंड साउथ एशिया है हाईएस्ट माल न्यूट्रिशन, जो अफ्रीका और साउथ एशिया जो है वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा सफर कर रहा है। यूरोपियन कंट्री जो है वो डेवलप्ड है, एशियन जो है वो हमारे पास में डेवलप्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें जो वहां पे नहीं करते हैं। देन उसके बाद यूनिसेफ, WHO एंड WF इम्प्लांट फीडिंग प्रोग्राम्स है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जो है वो देते हैं। यूनिसेफ, ठीक है, आपको पता है एजेंसी है यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। WHO ने भी बहुत सारे जो है वो प्रोग्राम जो है वो दे रखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में बहुत सारा जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, बच्चों के लिए जो है वो कार्य करते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों आज हमने जो है वो शुरुआत की थी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल जो है वो कंडीशन है, प्रिवेंट हो सकती है। इसके अंदर 2 कैटेगरी थी हमने, क्वाशिकोर्स और मेरास्मस, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन उसके हमने जो है वो डिफरेंशिएट पढ़े, देन उसके बाद में हमने उसकी इटियोलॉजी पढ़ी, देन हमने उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़े, देन उसके बाद अर्ली जो है वो डिटेक्शन पढ़ा, देन उसके बाद मैनेजमेंट पढ़ा, कैसे सीवियर केसेस जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन से जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसी, कौन कौन सी जो है वो चीजें जो है वो काम करती है। थोड़ा टॉपिक बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों इससे बाहर एग्जाम में जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। इसी के साथ आज की क्लास को जो है वो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर किएगा, क्योंकि सारा मैटर जो हो मैंने कंक्लूड करके क्या सारी की चीजों को कैटेगराइज किया, क्वाशिकोर्स को अलग किया, मेरास्मस को अलग किया, दोनों की जो है वो टेबल को अलग समझाया। देन उसके बाद डेफिशिएंसी भी कैसे होती है वो भी कैटेगराइज, मैनेजमेंट भी कैसे किया जाता है वो भी मैंने कैटेगराइज बताया था। तो क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट ही जो है हमारे लिए मोटिवेशनल है, कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आपको ये क्लास कितनी बेनिफिशियल है। कमेंट नहीं आएंगे तो फिर क्लास भी जो है वो अदर जूल में हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, डू कंटिन्यू प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्किंग, थैंक यू।